हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहली खबर, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर होगी बहाली। तो सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगी। नई नियुक्तियां में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर मिलाकर करीब 6,500 पदों को भरा जाएगा। 6338 सामान्य विशेष डॉक्टर होंगे बहाल। तो स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2021-22 के सितंबर मध्य तक विभाग ने 6338 सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया है। इनके अलावा 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली होगी, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति के चिकित्सक होंगे। 14,000 एएनएम जीएनएम के पद भी भरे जाएंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टरों के साथ ही करीब 14,000 एएनएम और जीएनएम की बहाली अगले 2 महीने में करने की विभाग की योजना है। इसमें 4671 जीएनएम और 9233 एएनएम है। इन पदों के साथ तकनीकी सेवा आयोग माध्यम से 7,000 पदों पर भी नियुक्ति होगी। और क्या क्या है, तो जिलों से एएनएम के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव के स्तर पर नियुक्तियों को फैसला लिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल किशोर एएनएम संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जिलों से खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है। निर्देश दिए गए हैं कि बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दिए गए आरक्षण आकलन कर स्वास्थ्य मुख्यालय के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर 6338, आयुष डॉक्टर 3270, जीएनएम 4671 और एएनएम 9233। तो जो मंगल पांडे हैं, माननीय मंगल पांडे जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये 30,000 से अधिक नियुक्ति का फैसला लिया है। और हमारा लक्ष्य है जो कि 15 सितंबर तक इनका टारगेट है कि भर, क्योंकि तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ गई है। तो एएनएम और जीएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया होती क्या है, तो इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये जीएनएम का है, आप नियमावली ही मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है आपको संवर्ग का गठन यह कैसा है, जीएनएम की है ये। जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जो है संवर्ग राज्य स्तरीय होता है। और अहर्ताएँ क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है आपको भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधारणा जीएनएम में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से भी निबंधित रहना अनिवार्य रहेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे उनका सिलेक्शन नहीं होने के कारण क्या था, ये पॉइंट था कि अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन बिहार परिचारिका निबंधन परिषद में नहीं था। आयु सीमा क्या होती है, 21 वर्ष की होती है। अधिकतम सीमा होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग की होती है। और ये आप देख सकते हैं परीक्षा, इसकी जो भर्ती होती है आपको जीएनएम कोर्स के लिए 60 अंक दिए जाते हैं। उच्चतर कोर्स अगर है तो 15, और अगर आप 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको मैक्सिमम है जो कि 25, ये 100 अंकों की होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी अभ्यर्थी को जो कि उससे 0.6 है जो कि दिया जाएगा। जीएनएम कोर्स के लिए 30 अंक तक दिए जा सकते हैं। मान लिया 50 है तो 30 अंक मिलेंगे। परीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड की 2 साल होती है। और विभागीय परीक्षा क्या होगी इसकी, ग्रेड ए नर्स केंद्रीय परीक्षा राजस्व विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा संपुष्टि है जो कि संतोषजनक रहेगा तब होगी। प्रोन्नति है जो कि किस में होती है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। प्रमोशन जान लेते हैं। प्रमोशन है जो कि मूल कोटि अगर आपका ग्रेड ए नर्स है, स्टाफ नर्स है, ग्रेड ए है, उसके बाद प्रथम सोपान में क्या होगा, वार्ड बहन या वार्ड सिस्टर नर्सिंग सिस्टम होगा। प्रोन्नति का द्वितीय सोपान क्या होगा, मेट्रोन उपचारिका अधीक्षक होगा। और प्रोन्नति का तीसरी सोपान क्या होगा, परिचारिका अधीक्षक तक आप है जो कि जा सकते हैं। अब आते हैं एएनएम की। एएनएम की जो बहाली है वो अब BTSSC इसकी जो ग्रेड पे होती है, जो जीएनएम की मैंने बताया उसमें 46 होती है। इसमें कितनी होती है एएनएम की, तो ये आपको 2400 ग्रेड पे की होती है। और इसमें भी है जो कि आयु सीमा 21 से 37 वर्ष रहती है। और इसमें भी वही है, आपको जो प्रक्रिया है सेम है। आपको एएनएम कोर्स के लिए 50 अंक, उच्चतर डिग्री के लिए 10 अंक, बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए जो कि अनुभव है तो 25 अंक। तो ये सब है जो कि आपको होगी प्रक्रिया। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है,
तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, मान्यता प्राप्त संस्थान भारतीय नर्सिंग परिषद समय समय अवधारित एएनएम मिडवाइफरी में प्रशिक्षण कोर्स की उत्तीर्णता है, जो कि आपको प्रमाण पत्र है जो कि रहना आवश्यक है। तो ये आपने देखा। अब आते हैं डॉक्टरों के लिए क्या इसमें जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। तो डॉक्टरों के लिए चाहे आपको चिकित्सा पदाधिकारी हो, सहायक अभियंता हो या पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर है, तो इसमें जो कि सर्वप्रथम है जो कि 50% मेधा सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। और ये आपको चिकित्सा महाविद्यालय हो, पशु चिकित्सा महाविद्यालय हो या अभियंत्रण महाविद्यालय हो, इसमें रहेगा। आपको बिहार राज्य के बाहर एवं है जो कि 50% आधार चयन, जिसमें बिहार राज्य के बाहर एवं अंदर अवस्थित अभियंत्रण में किया जाएगा। ये सब प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो जुलाई तक खोले जा सकते हैं सभी शैक्षणिक संस्थान। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते हैं देश भर में जो कि अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जुलाई में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। इस बीच शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया। सभी राज्यों को इस संबंध में जरूरी पहल करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षा लगाने यानी छात्रों को बुलाने फैसला नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक खोलने का मकसद दाखिले की लंबित प्रक्रिया आदि को तेजी से, क्योंकि जुलाई में 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। तो मतलब साफ है कि आपकी जुलाई में जो है अभी स्कूल छात्रों के लिए नहीं खोला जाए, तो कहीं ना कहीं है जो कि आपकी परीक्षाएं, हालांकि कई राज्यों में चाहे बिहार में बीएड हो, यूपी में बीएड हो, तो परीक्षाएं की डेट जुलाई में घोषित हो गई है। तो देखना है कि क्या जुलाई में परीक्षाएं शुरू होगी, और इस पर है जो कि सभी बोर्डों, आयोगों या अन्य राज्यों का या नज़र रहेगी क्या परीक्षाएं हैं जो कि शुरू हो सकती है। अगर ये टलती है तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षाएं अब अगस्त में ही शुरू हो सकती है। तो इसका इंतज़ार है जो कि जारी रहेगा। और ये जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता 2213 दरोगा की प्री का एग्ज़ाम कब होगा और इसमें किस तरह से तैयारी करें, और इसका कोई भी चर्चा नहीं आ रही। तो कम से कम मैं बार बार बता रहा हूँ अगस्त में होगी, या नहीं तो सितंबर जा सकती है या डिले हो सकती है। तो आपको अभी लेकिन कोई डेट नहीं आया है कि कोई भी ये बता सके कि आपकी तिथि है जो कि फिक्स हो गई। एक अनुमान ही है कि मैं कितना भी सुपर फास्ट होगी तो आपको अगस्त में परीक्षाएं हो सकती है, उससे पहले संभावना नहीं है। अगर डिले हुई तो और भी डिले हो सकती है। और आप जानते हैं कि तीसरी लहर आने की भी आशंका, अगर तीसरी लहर नहीं आती तो अगस्त सितंबर परीक्षा हो, अगर तीसरी लहर आती है तो कहना मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी खबरों में। 64वीं बीपीएससी रिजल्ट में पिछड़ों को हकमारी की शंका, बीपीएससी ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं। तो 64वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट में आरक्षण के अनुसार पिछड़ा वर्ग को सीट नहीं मिलने पिछड़े वर्ग ने अभ्यर्थियों की आशंका जताई है। इस पर बीपीएससी ने साफ कर दिया कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। पिछड़ों की हकमारी का मामला पटना के राजेश कुमार जायसवाल ने उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग सहित बीपीएससी को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की। कहा कि सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग दोनों फाइनल कट ऑफ अंक 535 है। यह दर्शाता है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए राजस्व पदाधिकारी के 563 रिजल्ट में सामान्य का 308 और पिछड़ा वर्ग के मात्र 32 रिजल्ट है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को 12% है जो कि आरक्षण के अनुसार है, जो कि 32 की जगह 67 मिलना चाहिए। 6 जून का बीपीएससी ने 24 विभिन्न विभाग 1454 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, आरक्षण और रोस्टर के अनुसार रिजल्ट दिए गए हैं। जिस विभाग की रिक्ति होती है उसी विभाग से आरक्षण रोस्टर हिसाब से पद भेजे जाते हैं। बीपीएससी परीक्षा आयोजित कर विभिन्न विभागों रोस्टर प्रावधानों के अनुसार रिजल्ट जारी करता है। एक ही वर्ग के अभ्यर्थी फाइनल अंक समान लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी की गति को उन्हें सफल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ में है जो कि सबसे ज़्यादा विवाद क्या हो रहा है कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो कट ऑफ हैं वो सेम है। हालांकि ये सत्य बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो वैकेंसी में देखते हैं कि 12% हो तो 12% रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मान लीजिए कि 100 पहले निर्धारित किया जाता है, 100 में पहले से कितने हैं। अगर ये 67 है में, मतलब 67 में अगर ये 32 ही हैं तो इसका मतलब है जो कि एक पिछड़ा वर्ग है जो कि और काम कर रहे हैं 35, इसीलिए ये 67 की जगह 32 हो गई है। तो रोस्टर का मतलब ही होता है कि अगर पुराने में मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जनरल की काफ़ी कम सीटें हो या ओबीसी के एक ही कभी बार आपने देखा होगा कि आरक्षण के हिसाब से सीटों का विवरणी नहीं रहता। उसका कारण क्या है कि वो पहले से ही आरक्षण के व्यक्ति उसमें काम कर रहे होते हैं।
तो इसी कारण है जो कि इसकी सीटें जो कि कम आती है। ये कोई रोस्टर वाइज तो ये पहले ही बन जाता है, इसमें कोई ये मुद्दा नहीं है। हालांकि बीपीएससी ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद क्या है, डिग्री समय से नहीं मिलने वंचित अभ्यर्थियों कोई बीपीएससी से गुहार लगाई गई है। तो स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र पहले जमा नहीं करने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं परीक्षा के अंतिम परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इस कारण है जो कि प्रभावित हुए 3 अभ्यर्थी रोशन कुमार, अपर्णा कुमारी और नियुक्ता ने आयोग से गुहार लगाकर कहा है कि स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जमा नहीं कर सके थे। उस समय तक उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से मूल प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया। विश्वविद्यालय ने मूल प्रमाण पत्र की जगह टेस्टिमोनियम सर्टिफिकेट दिया। इसके आधार पर उनका साक्षात्कार लिया गया, लेकिन परिणाम से पूर्व प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अभ्यर्थियों ने आयोग से गुहार लगाई कि विश्वविद्यालय की गलती की सजा उन्हें नहीं दी जाए। नियुक्ता वर्ष ने 2001 मगध विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 2018 मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। विश्वविद्यालय के समय से जारी नहीं रहने के कारण प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके। उसी तरह अन्य मामला है। तो मतलब साफ है कि आप लोगों को भी अगर नहीं निकल रहा है ग्रेजुएशन की मूल प्रमाण पत्र, तो आप कोशिश करें और प्रयास करेंगे तभी होगा। और नहीं तो विश्वविद्यालय अगर लेट लतीफ़ी कर रहा है तो उसके आप है जो कि सज़ा भोग सकते हैं, जैसे ये 3 छात्र जो कि भोग रहे हैं। तो आप लोग भी जो कि अलर्ट रहें। अगर नहीं देता है तो आप आरटीआई करें या उच्च पदाधिकारी के पास जाएं कि ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो आप अलर्ट रहें और आपके साथ ये दोबारा घटना ना घटे। यूपीपीएससी कैलेंडर में 14 परीक्षाएं पर भर्तियां दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने कुछ दिन पहले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, जिसमें जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 14 भर्तियों परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित। कैलेंडर में शामिल भर्तियां तो अपने तय समय पर होगी। इन भर्तियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई नए भर्तियों को विज्ञापन भी जारी कर दिए। इनमें से ज़्यादातर सीधी भर्तियाँ हैं। कोविड के कारण आयोजन अप्रैल से जून में है जो कि तक प्रस्तावित अपनी सभी भर्ती परीक्षाएं जो कि स्थगित कर दी थी। तो लॉकडाउन के बाद आयोग ने पहली बार भर्ती का विज्ञापन 28 मई को जारी किया था, जिसमें 3620 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से 600 पद बाल रोग पे, मतलब इतने ही नहीं है, और भी विज्ञापन निकला। तो देखना है कि क्या परीक्षा जो कि हो सकती है या नहीं। पीटी आवेदन के लिए जो कि आज है जो कि आखिरी मौका है। जिन्होंने अभी तक नहीं भरा 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी। अब तक 15 लाख अभ्यर्थी जो कि इसमें भर चुके हैं। इसमें क्या होगा, यूपीएसएससी ने समूह ग के रिक्त पदों के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। और इसमें जो कि पीटी पास होना आवश्यक है। आयोग ने प्रारंभ में 30 से 35 लाख का, लेकिन यह संख्या पूरी होते नज़र नहीं आ रही है। तब से शाम तक जो कि है कि 24 लाख अभ्यर्थियों ने जो कि रजिस्ट्रेशन कराया है। 15 लाख ने है जो कि सफलतापूर्वक सबमिट किया है। तो आप लोग जो लोग अभी नहीं भर सके हैं वो जल्द से जल्द भर लें। और बीएसएससी टाइपिंग को लेकर कभी आपने देखा नोटिफिकेशन दिया गया है। अब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द है जो कि तिथि भी जारी हो जाए कि आखिर कब परीक्षा होगी। और उम्मीद है कि आपको अब परीक्षा नहीं होगी तो कम से कम है जो कि रिजल्ट ही जारी कर दिया जाए कि क्या ये सारे लोग सेलेक्टेड है, या रोल नंबर शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाए कि जो लोग सेलेक्ट किए हैं, या उनको लेना है 25,000 ही लेना है या 45,000 लेना है। तो ये रोल नंबर भी कम से कम एक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उसके बाद है जो कि शेड्यूल परीक्षा तो तभी होगी जब स्थिति है जो कि में सुधार हो गया। और आज है जो कि अनलॉक है जो कि में क्या क्या छूट मिलेगी उस पर भी निर्भर करता है। अभी भी बिहार में जो कि 50% ही कर्मचारी है जो कि सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में आ रहे हैं। तो क्या आज ये 100% होगी या 50? अगर 50% रहती है तो कहीं ना कहीं जो कि आपकी डिले हो सकती है, लेकिन अगर 100 होती तो आपकी परीक्षाएँ, रिजल्ट और भी है जो कि विज्ञापन में जो कि काफ़ी तेज़ी आ सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।